हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए और वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। पेपर टू विज्ञान पेडागोजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 19 है आज के सेशन का। ये जो सेट है ये सेट 19 है। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई सेक्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। वहाँ इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा आपको। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, और आपको वेरियस तरीके की वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। भाई सभी लोग आ जाइए फटाफट से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पसंद आए, सेशन अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को लास्ट तक वॉच करें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पेडागोजी के पेपर टू विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। असेसमेंट विच इज कैरी आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ अ लर्निंग इज कॉल्ड। शिक्षण के अंतिम चरण में जो मूल्यांकन होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आंसर कीजिए भाई फटाफट से, फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा असेसमेंट, ऐसे मूल्यांकन के बारे में बताना है जो लास्ट में लिया जाता है, जो कोर्स खत्म होने के अंतिम चरण में जो लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, सारांशित मूल्यांकन इसको बोला जाता है। और ये लास्ट में लिया जाता है लर्निंग, यानी कि जब आपका अधिगम हो जाता है उसके बाद आपके ग्रेड्स, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये ग्रेड प्रोवाइड करता है आपको ये मूल्यांकन। इसके आधार पर सेट ऑफ ग्रेड्स होते हैं, जो ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि कितना बच्चे ने स्कोर किया है, लास्ट में प्रोवाइड किया जाता है समेटिव असेसमेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वे है इवैल्यूएटिंग का, यानी कि मूल्यांकन करने का बहुत ही जिसको आप बोल सकते हैं एक ट्रेडिशनल वे रहा है, जिससे आप बच्चे की गतिविधि और उसके रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं और गृह कार्य को अच्छा बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समेटिव असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हायर ऑर्डर स्ट्रेटजीज फॉर सेलेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग मेंटल ऑपरेशन फैसिलिटेट क्रिएटिंग एंड डैश थिंकिंग। जो आपको बताना है हायर ऑर्डर स्ट्रेटजीज होती हैं मानसिक क्रियाओं के चुनाव एवं निश्चित निरीक्षण हेतु उच्च स्तरीय योजना रचनात्मक एवं डैश पर विचार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जनरल, एनालिटिकल, सी क्रिटिकल या डी लॉजिकल। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, इसके आपको फटाफट से आंसर बता दीजिए। जो हायर ऑर्डर स्ट्रेटजीज होती हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय योजनाएं जो होती हैं उसमें रचनात्मक यानी क्रिएटिव के साथ साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व रहती है, इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछने की कोशिश की गई है, तो फटाफट से आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास रहेगा 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा ये आप बताएं। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल, यानी कि यहाँ पर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर क्या आएगा, महत्वपूर्ण विचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। ठीक है, जितने भी हमारी हायर ऑर्डर सेलेक्टिंग मॉनिटरिंग मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पर बल देते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लर्नर हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरीके से हमें सीखना है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्रिटिकल हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस मे बी गिवन ड्यू टू एम्फेसिस इन ऑर्डर टू। विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक काम करने के लिए आदेश केंद्रित के कारण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटन रिकॉर्ड्स। बी कहता है हेल्प द स्टूडेंट वेरीफाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सी बोलता है क्रिएट देयर इंटरेस्ट टूवर्ड स्टडी। और डी बोलता है टेक स्टूडेंट क्लोजर टू रियलिज्म। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर है। विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यवहारिक काम करने के लिए आदेश केंद्रित करने का जो कारण दिया जाता है वो क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक काम के लिए आदेश केंद्रित करने के कारण दिया जाता है, किस चीज़ के कारण दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ये होता है हेल्प स्टूडेंट टू वेरीफाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जो छात्रों को सैद्धांतिक अवधारणाओं को सत्यापित करने में मदद करता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक काम करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो बच्चे ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट साइंस के पढ़े हैं उसको वो फील्ड में जाकर अप्लाई कर सके। ठीक है, हेल्प करता है स्टूडेंट को जितना भी उसने पढ़ा है उसको वेरीफाई करने का, यानी कि वो उसको सत्यापित कर सकता है कि जो प्रैक्टिकल वर्क मिला है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। और अपने आप को स्टिमुलेट कर सकता है। स्टिमुलेट मतलब कि उसमें इंटरेस्ट जागेगा, एन्जॉयमेंट आएगा काम करने में, उसको अच्छा लगेगा कि जो उसने पढ़ा है उसको वो अप्लाई कर रहा है। टीच लेबोरेटरी स्किल्स, एनहेंस करेगा अपनी लर्निंग को, लर्निंग यानी कि अधिगम को अच्छा बनाएगा।
साइंटिफिक नॉलेज के माध्यम से, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं और ये कोरिलेट भी करता है, यानी कि आपस में सामान्यवन भी बिठाने की कोशिश करता है। किस चीज़ के विषय में? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बेसिस में, यानी कि वेरीफाई भी कर रहा है और सामान्यवन भी बिठा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सेक्शन डू दिस एंड फाइंड आउट, ये स्टेटमेंट दिया गया है। इंक्लूड इन साइंस टेक्स्ट बुक एम एट, अनुभाग इसे करो और ज्ञात करो को विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का क्या उद्देश्य है इस सेंटेंस का? ऑप्शन ए बोलता है लर्निंग डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, बी इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, सी प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड डी कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज एट होम। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा? आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट का मतलब क्या है? आप सीधे सीधे कोरिलेट कर सकते हैं भाई, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि करके दो, अपने द्वारा करके सीखना, एक्सपीरियंस लेना, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस, तभी तो डू दिस एंड फाइंड आउट, बच्चा करेगा तभी तो कुछ नया इनोवेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं, सीधा सीधा। बाकी सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए टीचर बिफोर बिगनिंग टू टीच डाइजेशन टू अ क्लास 6 स्टूडेंट प्रोवाइड देम with the outlines diagram of human body and ask them to draw all the parts through which they think the food would travel from mouth when they eat. What could be the teacher's purpose of asking this question? भाई हिंदी में इसको नहीं लिख सका हूँ क्योंकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में डाल दिया। हिंदी प्रोनाउंसिएशन में आपको इसका करके बताऊंगा साथ साथ में, क्योंकि एक ही स्लाइड में दोनों चीज़ें इंक्लूड करना टफ हो रहा था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रख दिया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोलता है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य है? तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, टू इवेल्युएट स्टूडेंट ड्राइंग स्किल एज ड्राइंग डायग्राम्स इज एन इंपॉर्टेंट स्किल इन दिस साइंस। B, to judge student understanding of digestive system and grade them accordingly. To investigate student prior ideas related to the human body and digestion so that the future teaching learning sessions can be accordingly planned. D, to find out which student have read the topic in advance and come prepared for the class and grade them accordingly. पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से ही पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आ रही तथा तदनुसार उसके श्रेणीक्रम करना। तो ये ऑप्शन डी कहता है। सी बोलता है भाई मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों से पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सकता है। और बी कहता है भाई पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों को समझाना और तदनुसार उनका श्रेणीक्रम करना। और ए बोलता है विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। तो ये मैंने सब आपको ट्रांसलेशन भी बता दी है और इंग्लिश भी बता दिया। फटाफट से आप आंसर कर दीजिए। आई होप क्लियर हो गई होगी सारी पिक्चर इस क्वेश्चन की क्या है। तो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है टीचर ने कि वो उसको सारा डायग्राम बता रहा है कि भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो इसको दिखाने के लिए टू इन्वेस्टिगेट स्टूडेंट प्रायर आइडियाज रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। टीचर बच्चे से ये जानना चाहता है कि वो पाचन के बारे में उसका कितना नॉलेज है, उसके पास पूर्व ज्ञान कितना है, वो ये चीज़ डायग्नाइज करना चाहता है, ये चीज़ की पड़ताल करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिससे कि वो अपना अधिगम यानी कि लर्निंग है उसको उसी हिसाब से ढाल सके। कि अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो बेसिक से लेके चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर बच्चे को बेसिक स्टेप्स आते हैं तो वो उसके बाद सेकंड स्टेप्स पे मूव करेगा, तो उसको हेल्प मिलेगी कि बच्चा जो है पुरानी नॉलेज से अब मेरी न्यू नॉलेज को कनेक्ट कर सकता है। तो इसलिए और वो जो टीचर है वही पुरानी नॉलेज के बारे में जानना चाहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फॉर द टीचर ऑफ साइंस वाई ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। विज्ञान के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का निरीक्षण अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है अभी। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाइड द इंडिविजुअल एज वेल एज द ग्रुप। It recognized, identified the student performance. It recognized and identified the various aspect of student personality. या ऑप्शन डी कहता है all of the above।
बताए भाई क्यों ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करना विज्ञान टीचर के लिए स्टूडेंट का बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसका क्या एक बेसिक रीज़न हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है भाई। जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि बच्चे को रिकॉग्नाइज करने के लिए समूह में भी और इंडिविजुअल भी, और उसको आइडेंटिटी उसकी परफॉर्मेंस पहचानने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति का पता रहता है। इट रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटीज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट पर्सनालिटी के बारे में भी बच्चे की पहचान हो जाती है अगर टीचर जो है उसका ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं बिल्कुल ट्रू हैं ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करते हैं। समीर ऑफ क्लास 5th डू नॉट सबमिट होमवर्क टू द टीचर ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज ऑन टाइम, द बेस्ट करेक्टिव रेमेडी टू डील विद हिम इज। कक्षा 5 का छात्र है समीर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को गृह कार्य समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय देना है आपको, ठीक है, करेक्टिव रेमेडी जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन ए कहता है इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट दिस मैटर, बी प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गोइंग इनटू द क्लास ऑफ स्पोर्ट, सी बोलता है फाइंड आउट द रीजन ऑफ इरेगुलरिटी एंड गिव एडवाइस टू समीर, और डी कहता है राइटिंग ए नोट फॉर पेरेंट्स अबाउट देयर इरेगुलरिटीज। पता है भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप बहुत अच्छे से सही आंसर को निकाल सकते हैं कि आपको एक सुधारात्मक उपाय देना है तो आपको प्रिंसिपल को सूचित नहीं करना भाई, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे तो वो डायरेक्ट बच्चे पर एक्शन लेगा, तो इसमें कुछ सुधार नहीं होगा, इसमें केवल पनिशमेंट मिलेगा। प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गोइंग टू अनदर क्लास ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि आप उसको स्पोर्ट्स क्लास में नहीं जाने देंगे तो इससे क्या बच्चा सुधर जाएगा, एनवायरमेंट स्टडीज़ यानी ईवीएस में पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इससे आप बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं आप। डी कहता है राइटिंग ए नोट फॉर पेरेंट्स फॉर देयर इरेगुलरिटीज, उसकी अनियमितता के बारे में आप उसके पेरेंट्स को बताएंगे, तो क्या ये उसका सुधारात्मक तरीका होगा, जी नहीं। पेरेंट्स को बताएंगे बिल्कुल सही है, इससे पेरेंट भी उस बच्चे पर ध्यान देंगे, बट ये सुधारात्मक तरीका नहीं है। सुधारात्मक तरीका क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है फाइंड आउट द रीजन ऑफ इरेगुलरिटीज एंड गिव एडवाइस टू समीर, आपको ये पता लगाना है कि वो एनवायरमेंट स्टडीज की क्लास में क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो क्लास में इरेगुलर हो रहा है, अपसेंट करता है, और तो ये आपको उसको समझना है और समझाना भी है, एडवाइस भी देनी है, जिससे कि बच्चा मोटिवेट होकर क्लास में आना स्टार्ट करे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमने चूज किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एम ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है भाई टू असेसमेंट ऑफ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ साइंस, बी कहता है टू इन्फॉर्मिंग द चाइल्ड विच बुक टू रीड टू एक्सपैंड देयर नॉलेज, सी टू कोरिलेट द स्टूडेंट एक्सपीरियंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डी बोलता है टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विद टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। पता है अभी क्या करेक्ट आंसर होगा। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, अपर प्राइमरी लेवल की, कौन सा एम है, घुमा फिरा के पूछा गया है, बार बार ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं लेकिन मोटिव एक ही रहेगा, हमारे जो क्वेश्चन का है जो आंसर है वही रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करते हैं ऑप्शन चेंज करके। तो देखिए राइट आंसर है जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, टू कोरिलेट द स्टूडेंट एक्सपीरियंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है, एक एम है साइंस टीचिंग का एट अपर प्राइमरी लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड आस्किंग क्वेश्चंस constitute the inevitable duties of active learning and environmental studies. A teacher arranges the following activities to tell about the food concept that should be eat. तो ये आपको इंग्लिश में अब इसका हिंदी भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन इसको समझेंगे। प्रयोग, खोज और जांच और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य कर्तव्यों का गठन करता है। एक शिक्षक जो हम खाते हैं उसे खाद्य अवधारणा के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को व्यवस्थित करता है। तो ऑप्शन है पहला ए शॉर्ट वीडियो ऑन द चैप्टर, बी क्रिएट पिक्चर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस फूड आइटम एंड टेल देम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वेरियस फूड टू learners collect information related to all possible traits, which of the above 4 activities satisfy learning activities। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। ये इतने भी आपको आंसर दे रखे हैं, ऑप्शंस दिए हैं वो चूज़ करने हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। टू लर्नर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल पॉसिबल ट्रेड्स, विच ऑफ द अबव 4 एक्टिविटीज सेटिस्फाइड एक्टिव लर्निंग। आपको ये पता लगाना है कि शिक्षार्थी के लिए सभी संभावित लक्षणों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, उपयुक्त 4
गतिविधियों में कौन सा सक्रिय अधिगम को पूरा करता है, यानी कि एक्टिव लर्निंग को कौन सा इन सारे प्रयोग, खोज, जांच और प्रश्न पूछना, इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा इनमें से एक्टिव लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, तो वही बच्चों को सक्रिय बनाएगा, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं भाई, 10th क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में दिया गया है, लेंदी है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है। निम्नलिखित विस्तृत गतिविधियां हैं जो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में दी गई हैं। अपने आस पड़ोस में कोई 5 परिवारों का चयन कीजिए, पता लगाइए कि उनका ऊर्जा उपयोग कोयला, गैस, विद्युत, पेट्रोल और मिट्टी का तेल पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है या कम हुआ है। यह भी पता लगाइए कि ऊर्जा बचत हेतु उन्होंने क्या उपाय किए हैं। उपयुक्त गतिविधि की भांति विस्तृत गतिविधियों से क्या लाभ है। कुछ शिक्षकों के निम्नलिखित उत्तर हैं, सबसे कम उपयुक्त उत्तर को आपको पहचानना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, हिंदी में ही मैंने इसको रीड आउट किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऐसी गतिविधि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर अपने लिए उत्तर खोजने में सहायता करती हैं। ऐसी गतिविधि शिक्षार्थियों को आत्मविश्वासी बनाने तथा स्वयं खोजने में सहायता करती है। ऐसी गतिविधि शिक्षार्थियों को किसी मुद्दे के विषय से विशुद्ध समझ लें। या डी, ऐसी गतिविधि अच्छा गृह कार्य है। आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं भाई। एक एक्टिविटी दी गई है, उससे बच्चे को क्या चीज़ में बढ़ावा मिलेगा, बस आपको ये बताना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी एक्टिविटी से बच्चा सबसे कम उपयुक्त, यानी कि जो सबसे कम यूजलेस जो उसके लिए रहेगा वो ऑप्शन आपको चूज करना है। बेस्ट ऑप्शन नहीं, जो यूजलेस ऑप्शन रहेगा एक्टिविटी के द्वारा वो आपको चूज करना है। ध्यान रखना भाई आंसर देते हुए। तो राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ऐसी गतिविधियां अच्छे गृह कार्य है। भाई ये गृह कार्य होमवर्क नहीं है, ये क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड है कि बच्चा इन्वॉल्व होगा, अपना अपना दिमाग लगाएगा इसमें, अपना पार्टिसिपेशन देगा कि भाई वो जाके सर्वे कर रहा है, सर्वे में लोगों से मिल रहा है, उनकी बातचीत सुन रहा है कि भाई उन्होंने कितना यूज़ किया है चीज़ों को, कितना नहीं, ऊर्जा कितनी बचा रहे हैं, सेव एनर्जी कितना सेव करें, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो यहाँ से बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये गृह कार्य है कि बस गए घर पे और कॉपी बुक में से पेस्ट कर दिया और हो गया काम। तो ये उपयुक्त नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे साइंस पेडागोजी पेपर 2 के लिए। पसंद आए हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशन और प्रिपरेशन के लिए सीटेट 2020। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर